जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख के अच्छे से, और टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको PDF दे दिया जाएगा, वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। और किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको चाहिए मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको वह भेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है, पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें हमारा है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील देशों का घटक नहीं है। इसमें से कौन सा है जो विकासशील देशों का घटक नहीं है, अर्थात कौन कौन सा है विकासशील देशों का घटक। पहला है जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, यह विकासशील देश का घटक है। बेरोजगारी की उच्च दर और गरीबी की उच्च दर, यह सभी जो है विकासशील देशों के घटक हैं। परंतु जो पूंजी निर्माण की उच्च दर है वह विकासशील देश की घटक नहीं है, क्योंकि जो विकासशील देश होगा वहाँ पर पूंजी निर्माण जो है उसकी निम्न दर होगी। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नेल्सन के निम्न स्तरीय संतुलन पास सिद्धांत का समीकरण नहीं है। निम्न स्तरीय संतुलन पास सिद्धांत का समीकरण कौन सा नहीं है, तो वह है पूर्ण रोजगार का समीकरण, अर्थात आय वितरण का समीकरण, विनियोग का समीकरण। यह सभी नेल्सन के निम्न स्तरीय संतुलन पास सिद्धांत का समीकरण है। आपको जब प्रश्न मिलते हैं कौन सा नहीं है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है कि कौन कौन से हैं वह भी आपको पता चल जाता है। एक प्रश्न से आपके दो उत्तर एक प्रकार से निकल के आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा प्रश्न हमारा है, असंतुलित विकास सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है। तो असंतुलित विकास सिद्धांत से जो है नक्स जो हैं वह संबंधित नहीं है, अर्थात सिंगर, फ्लेमिंग और स्ट्रीटेन जो हैं वह संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा, इकोनॉमिक्स थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स के लेखक कौन है, तो वह है जी मिर्डाल, अर्थात गुन्नार मिर्डाल। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन एक लेविस के मॉडल की मान्यता नहीं है। लेविस के मॉडल की मान्यता जो है वह अधिशेष पुनर्निवेशित होता है, यह नहीं है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न, उत्पादन फलन की अविभाज्यता संबंधित है। जो उत्पादन फलन की अविभाज्यता है वह आर रोडान से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सातवां प्रश्न, सामाजिक उपरिव्यय व्यय जो पूंजी है उसका आशय क्या होता है। तो उसका आशय है भौतिक अधिसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना, भौतिक अधोसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना। जैसा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके जब एग्ज़ाम हो जाएं तो आप अपना मॉडल जो पेपर हो उसको आप PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया करें, जिससे इसी प्रकार सॉल्व करा दिया जाए, और जो अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे रहें जिनका एग्ज़ाम ना हुआ रहे उनको इससे फायदा हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, रोस्टोव के अनुसार आर्थिक समृद्धि के चरण हैं। रोस्टोव के अनुसार जो है आर्थिक समृद्धि का चरण कौन सा है, वो कितने चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर 5 चरण होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नौवां प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर मुख्य रूप से निर्भर करता है, यह जो है तकनीकी प्रगति की दर पर, उत्पादन समृद्धि की दर पर, राष्ट्रीय आय के बचत तथा निवेश के अनुपात पर, अर्थात उपरोक्त सभी पर जो है एक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर मुख्य रूप से निर्भर करती है। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर प्रश्न देख रहे होंगे, जिसको भी इंग्लिश में समझना है बगल में आंसर आप देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि दोनों भाषाओं में अगर कराया जाएगा एक प्रकार से समय ज़्यादा लगेगा। आपके पेपर नज़दीक हैं, अच्छे से जल्दी पेपर सॉल्यूशन विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की आपको दी जा रही हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 10वां प्रश्न, सामाजिक द्वैतवाद को कौन प्रतिपादित किया है। तो सामाजिक द्वैतवाद को J.H. बोके महोदय ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न, प्रदर्शन अभाव जो प्रदर्शन प्रभाव है वह संबंधित है। प्रदर्शन प्रभाव किससे संबंधित है, यह तो उपभोग फलन से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास परिकल्पना संबंधित है या फाई रेनिस से संबंधित
है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 13वां प्रश्न, संतुलित विकास सिद्धांत संबंधित है, यह जो है आर्नक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 14वां, वित्तीय द्वैतवाद की अवधारणा दी गई है। वित्तीय द्वैतवाद की अवधारणा किसने दी है? एच मिंट द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15वां प्रश्न, स्थिर बचत आय अनुपात की मान्यता संबंधित है। स्थिर बचत आय अनुपात की जो मान्यता है वह किससे संबंधित है? वह हेराल्ड डॉमर मॉडल से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, पूंजी उत्पाद अनुपात का उच्चतम स्तर पाया जाता है। पूंजी उत्पाद अनुपात का उच्चतम स्तर कहाँ पर पाया जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सभी क्षेत्रों के एक साथ निवेश की जरूरत होती है। सभी क्षेत्रों के एक साथ निवेश की जरूरत संतुलित विकास रणनीति में होती है। अधिक से अधिक बच्चे ऐसे होते हैं जहां पर ए और बी दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है, वह यही लगा के चले आते हैं क्योंकि दिया गया है तो होगा यही, ऐसा उनका सोचना है। विभिन्न बच्चों ने ऐसा कमेंट किया है कि ऐसा हमने सोचा ए बी होगा और यहाँ पर सॉल्यूशन जब आपने कराया तो गलत है। तो इस बात का ध्यान रहे, आप जो उसके आपके ऑप्शन है उसको ध्यान से आप पढ़िए, जिससे अच्छे से आप उसका टिक कर सकिए कौन सा आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा, आयातित सामाजिक प्रणाली संबंधित है। आयातित सामाजिक प्रणाली जो है वह पूंजीवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक द्वैतवाद की विशेषताएं नहीं हैं? तो सामाजिक द्वैतवाद की जो विशेषताएं हैं वह लाभ उद्देश्य की कमी नहीं है, संगठित श्रम, सीमित आवश्यकताएं, यह सभी सामाजिक द्वैतवाद की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न हमारा, ब्याज दर अंतर विद्यमान है। ब्याज दर अंतर जो है वह किस में विद्यमान है? वित्तीय द्वैतवाद में विद्यमान है। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर, तकनीकी द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। तकनीकी द्वैतवाद के प्रतिपादक जो हैं वह हिगिंस महोदय हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बोके के अनुसार द्वैतवाद समानार्थी है। किसके समानार्थी है? पूर्वी देशों के समानार्थी हमारा द्वैतवाद है। अगला प्रश्न हमारा, साधन उपलब्धता में अंतर संबंधित है। साधन उपलब्धता में अंतर जो है वह तकनीकी द्वैतवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधोसंरचना का घटक नहीं है? अधोसंरचना का घटक जो है गृह निर्माण नहीं है, परिवहन है, विद्युत है, संचार है, यह सभी जो है गृह अधोसंरचना का घटक है, लेकिन गृह निर्माण जो है वह अधोसंरचना का घटक नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, हेराल्ड डॉमर प्रारूप के अनुसार समृद्धि दर बराबर है, किसके बराबर होती है? बचत दर बटा पूंजी उत्पाद अनुपात के बराबर होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है? निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव कौन नहीं है? ब्याज दर नहीं है, बाकी पूंजी निर्माण, निवेश और उत्पादकता जो है निर्धनता के दुष्चक्र के अवयव हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न बचत तत्व हैं। निम्न बचत तत्व कौन सा है? गरीबी के दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष और गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष का, एक प्रकार से यह दोनों तत्व जो है निम्न बचत के हैं, अर्थात ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का आर्थिक निर्धारक नहीं है? विकास का आर्थिक निर्धारक न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन नहीं है। आप वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही आपके लिए मेहनत से इसको बनाया गया है, जो कि आपके लिए यूज़फुल भी है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए। अगला प्रश्न हमारा है, मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ है। मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ होता है शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय, अर्थात उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, कथन दिया है। यह कथन किसने दिया है? नक्स महोदय ने दिया है। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर, प्रत्यस्थ प्रभाव की अवधारणा दी गई है। प्रत्यस्थ प्रभाव की अवधारणा जो है वह मिर्डाल द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 32 नंबर, हेराल्ड मॉडल में विकास की वांछित दर अर्थात GW बराबर होती है, यह किसके बराबर होती है? बचत की सीमांत प्रवृत्ति बटा पूंजी उत्पाद अनुपात के बराबर होती है। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर, हेराल्ड मॉडल में बचत फलन का सही रूप है। इसका सही रूप ST = BYT है। अगला प्रश्न हमारा, सोलो मॉडल में समृद्धि प्रक्रिया में निम्न में कौन से स्थिर नहीं रहता है? तो इसमें स्थिर कौन रहता नहीं है? बचत आय अनुपात जो है स्थिर नहीं रहता है। अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर, चाकूधार संतुलन संबंधित है। चाकूधार जो संतुलन है वह किससे संबंधित है? हेराल्ड प्रारूप से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर, क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत जुड़ा हुआ है। जो क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत जुड़ा हुआ है वह है
एडम स्मिथ से, रिकार्डो से, टी.आर. माल्थस से, सभी से अर्थात उपरोक्त सभी से जो है आपका यह क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लेखक हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लेखक कौन है? जी मिर्डाल अर्थात गुरनान मिर्डाल हैं। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन फलन हैराल्ड के समृद्धि प्रारूप से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? स्थिर साधन अनुपात संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, हैराल्ड की तटस्थता के अनुसार लाभ की स्थित दर पर पूंजी उत्पाद अनुपात होगा तो क्या अनुपात होता है? स्थिर होता है। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर, कर के सीखने की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। किस वर्ष में जो है कर के सीखने की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में कर के सीखने की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा 41 नंबर, कर के सीखने की अवधारणा दी गई, मतलब किसके द्वारा दी गई कर के सीखो की अवधारणा? तो यह जो है के एरो द्वारा दी गई और कब दी गई? 1962 में दी गई। अगला प्रश्न हमारा 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप आय के वितरण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच संबंध का विश्लेषण करता है? तो वह कौन है? कार्लडार का प्रारूप। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वह कौन है? रोमर महोदय। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्धि सिद्धांत आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक नीति की भूमिका से संबंधित है? तो वह कौन है? वह है हमारा उपरोक्त सभी, क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत, बहिर्जात समृद्धि सिद्धांत सभी हैं। अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर, बेहतर तकनीक जिसके परिणाम स्वरूप नए उपकरणों में निवेश किए बिना उत्पाद में वृद्धि होती है वह क्या कहलाती है? वह असंबद्ध तकनीक प्रगति कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक पूंजी नहीं है? भौतिक पूंजी जो है वह बौद्धिक पूंजी नहीं है, बल्कि मानवीय पूंजी, संबंध परक पूंजी, संरचनात्मक पूंजी, यह सभी जो हैं बौद्धिक पूंजी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर है, फाइरेनिस मॉडल में कृषि विकास के लिए किस चरण में श्रम का अधिशेष समाप्त हो जाता है? तो किस चरण में यह समाप्त हो जाता है? तृतीय चरण में। अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर, लेख जो है ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट संबंधित है। ए थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक लेख है वह किससे संबंधित है? फाइरेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस दोहरी अर्थव्यवस्था के प्रारूप में कॉब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है? तो जॉर्गेनसन प्रारूप में इसका उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, राउल प्रेविस का नाम संबंधित है। राउल प्रेविस का नाम जो है निर्भरता सिद्धांत से संबंधित है। इस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को सॉल्व करा दिए गए। यह DDU दीनदयाल यूनिवर्सिटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर MCQ बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, दिए गए PDF से रिविजन कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। किसी और अन्य विषय का आपको मॉडल पेपर चाहिए तो वह भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।